जय हिंद दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका था। पिछले लेक्चर में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एलसीएम, एचसीएफ और यूक्लिड थ्योरम के बारे में सीखा हुआ था। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं। जो आपका टॉपिक है 1.3 चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। चार क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3, √2, √5 और 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन है। और इसमें कई क्वेश्चन है, यानी कि √3 अलग से सिद्ध करना है, √2 अलग से सिद्ध करना है, √5 भी, और उसके बाद 5 - √3। अगर आप देखेंगे तो चार चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, √3, √2, √5 और 5 - √3। इन तीनों में से इन चारों में से मैं एक को बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे। उसके बाद आप सब अपने से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला इसमें से लेते हैं √3 को। √3 को प्रूव हमें करना है क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है √3 को। तो थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और उसके बाद जानकारी दे देते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में हो, Q ≠ 0 हो और P and Q एक पूर्णांक हो, अर्थात इंटीजर हो। अगर ये तीन कंडीशन आपको किसी संख्या में दिखाई देती है तो वह परिमेय संख्या होती है। P/Q के रूप में लिखी जा सके, P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हो गया यहाँ पे हर, अर्थात ऐसी संख्या जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके, Q ≠ 0 हो, P and Q आर इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q ≠ 0 हो, P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2/√3, 4/3। अब आप देखेंगे इन चीज़ों की संख्याओं की आप बात करेंगे तो अगर 2/3 की बात करूं, 2/3 को देखें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में। अगर इसकी तुलना करा दूं P/Q से तो P की वैल्यू निकल के आएगी 2 और Q की वैल्यू निकल के आएगी 3, और 2 और 3 आपकी एक पूर्णांक संख्या है। तीसरी कंडीशन और ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है Q ≠ 0 होना चाहिए। अब आप देखेंगे Q की वैल्यू 3 है, अर्थात 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है अर्थात 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, और जहां तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कंडीशन आप लोग ये जरूर देखेंगे कि जब संख्या ये तीनों फुलफिल होंगी तभी परिमेय संख्या होंगी। अगर ये तीनों फुलफिल कंडीशन नहीं होगी तो आप उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। देखें, अपरिमेय संख्या, अगर अपरिमेय की बात करें तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, पॉसिबल है, लिखा जा सकता है। Q हो सकता है Q 0 ना भी हो, ये भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन P और Q दोनों में से अगर कोई
पूर्णांक ना हो तब अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं संख्या अगर लिखना चाहूं 2/√6, 2/√6, अगर इसकी तुलना मैं करता हूं p/q से, तो मैंने एक किया p/q इक्वल कर दिया, तो p की वैल्यू निकल के आई 2 और q की वैल्यू निकल के आई √6। √6 को आप ये भी लिख सकते हैं 2 × 3, तो बाहर नहीं आएगा भाई, √6 का √6 ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। अब देखें, कंडीशन आपकी ये थी, पहली कंडीशन ये थी तो ये फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। लेकिन तीसरी कंडीशन जैसे आते हैं p व q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये परिमेय संख्या होती अगर पूर्णांक होता तो। अब देखें p 2 लिखा है, p की वैल्यू 2 है, ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन q बराबर √6 लिखा है, क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं। पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है जो पूरी तरीके से लिखी गई हो, जो पूरा हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार का भिन्न ना हो, दशमलव ना लगा हो, ऐसी संख्या ना हो। तो अब आप देखें √6, इसका स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता, बहुत कोशिश करते हैं 2√3 लिख सकते हैं, या तो इसी को हम लिख सकते हैं √2 × √3, यानी कि आप ये लिख सकते हैं √2 और √3 में तोड़ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते। और आपको पता है √2 और √3 पूर्ण संख्याएं नहीं है, अंडर रूट में लिखी हुई है तब। तो तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब जब तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब कैसी संख्या होती? परिमेय संख्या। इतना आप लोग जानते होंगे। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करें, पढ़ाई करने की कोशिश ही ना करें, पढ़ें, है ना। कोशिश करेंगे तो मतलब नहीं होगा, सोचते रहेंगे कि आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, कभी नहीं फॉलो हो पाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। कल कभी आता नहीं, इसलिए कल पे कुछ ना कुछ छोड़ें, जब मन करे तुरंत उठाएं कापी किताब, पढ़ना शुरू कर दें। चलिए आइए सिद्ध करते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं और मान लेता हूं, माना पहला स्टेप मेरा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या भैया? परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध तो अपरिमेय करना है, लेकिन हमने माना है परिमेय, क्योंकि परिमेय पता है, परिमेय की पूरी डिफिनीशन पता है, उसके अकॉर्डिंग अगर परिमेय नहीं, अगर परिमेय की तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो सीधी सी बात है अपरिमेय है, तो हम लोग परिमेय सिद्ध करते हैं। परिमेय नहीं आएगा तो अपरिमेय कह देंगे, और परिमेय आ गया तो भाई परिमेय हो जाएगा। तो आइए √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? परिमेय संख्या है तो आप इसको लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू √3। अब आप सोच रहे होंगे सर p/q के रूप में आपने बताया। हाँ, आपको मैंने p/q के रूप में बताया। आप चाहें तो p/q बराबर √3 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे a/b √3 लिखें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों से कंडीशन सेम है, करना कुछ नहीं, बस ये बदले हुए हैं। तो आइए, हमने लिख लिया कि a/b √3 के बराबर है। अब एक कंडीशन लिखते हैं, जहां a व b एक पूर्णांक हैं। अगर भैया परिमेय संख्या है तो पूर्णांक होंगे, पूर्णांक हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक लिखें, इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखें, ये एक लिखे हुए हैं। यानी कि मैंने ये मान लिया कि a और b एक पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक है तो a और b का
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जिनका HCF कितना हो भैया, केवल और केवल एक है। A और B एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका HCF कितना है, 1 है। ये हमने मान लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जिनका HCF कितना है भैया, 1 है। चलिए आपको HCF से लिखकर दिखा देते हैं कि ये HCF हमने मान लिया इनका क्या है, 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने इनका मान लिया कितना है, 1, और उभयनिष्ठ 1 से ही इनका सलूशन किया जा सकता है। तो इसको लिखने का तरीका भी ये, अब देखिए यहाँ पे a बराबर अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू, तो b √3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3b। अब अगले स्टेप पे काम करें तो आप ये लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर दें भैया दोनों तरफ का, तो आप दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो आप पाएंगे a², तो आप पाएंगे भैया a² इज इक्वल टू √3b का स्क्वायर, इतना पाएंगे। दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, वर्ग। अब आप सोच रहे हैं सर वर्ग क्यों कर रहे हैं, वर्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो रूट दिख रहा है ना, इस रूट हट जाए, इसलिए हम वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। स्टेप को बड़े ध्यान से देखते रहेंगे, जैसा जैसा कर रहा हूँ सेम यही स्टेप पे करना है। आगे की ओर बढ़े तो जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और b का करेंगे तो b² आएगा। यही समीकरण हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब समीकरण 1 आ गया, तो समीकरण 1 आने पर आप करेंगे क्या, अब आपकी एक प्रमेय रखी हुई है, प्रमेय संख्या 1.3। उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए 3 जो है a² को विभाजित करती है, 3 a² को विभाजित करती है, तो 3 b को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, एकदम से ध्यान में रखेंगे। इसी कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व होना है, इसी कंडीशन से क्या सॉल्व होना है, क्वेश्चन सॉल्व होना है इसी कंडीशन से। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हो जो a² इज इक्वल टू q² हो, तो हम ये कह सकते हैं कि q² अर्थात जो इसके साथ गुणांक है, ये गुणांक इसको विभाजित करेगा। जब ये गुणांक इसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसका स्क्वायर के अगर अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे उसको भी ये विभाजित करेगा। प्रमेय संख्या 1.3 आप देखेंगे उसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, प्रमेय 1.3 में। तो अब हम मान लेते हैं, अब माना a इज इक्वल टू 3k। अब आप सोच रहे हैं k क्यों मान लिया, k एक कांस्टेंट है, कुछ भी हम मान सकते हैं, k हमने माना। और मैं लिख लेता हूं जहां k एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। कैसा है, पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है, हमने मान लिया। तो जब a बराबर 3k एक पूर्णांक है, तो मैं ये कह सकता हूं ये a का मान समीकरण 1 में मैं रख देता हूं। तो मैं रखता हूं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 पर रख रहा हूं तो देख रहा हूं क्या मिल रहा है, मिलेगा क्या, a के पोजीशन पे आप रखेंगे 3k, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर। इसके बाद आप करेंगे स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9 और k² इज इक्वल टू 3b²। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3k² इज इक्वल टू b²। इक्वेशन नंबर 2 मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 2। इनको तो आपने माना था, आप इसको ऐसे लिखें। अब देखें, अभी पहले इक्वेशन मैंने लिखा तो a² बराबर 3b² था। हमने ये कहा अगर 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा, तब हमने मान लिया कि माना a बराबर 3k है, और जहां k एक पूर्णांक संख्या है। फिर हमने क्या किया, इस a के मान को समीकरण 1 में रख दिया,
जब समीकरण 1 में रखा तो हमने प्राप्त किया 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3k का होल स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ बचा क्या 3k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब सेम यही चीजें आपको फिर यहाँ दोहराना है। क्या आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3b स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे यहाँ 3a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, देखें a स्क्वायर को, उसी प्रकार से ये 3 इसको विभाजित करेगा b स्क्वायर को। तो आप लिखेंगे 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 3b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। और मैं फिर यही बोलूंगा, कौन सी प्रमेय, प्रमेय संख्या 1.3 से ये कंडीशन ली गई है। कहाँ से ली गई भैया, प्रमेय संख्या 1.3 से ये कंडीशन ली गई है। अब अगर मैं बात करूं ये कंडीशन और इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन जो ये लिखा हुआ है 3a स्क्वायर विभाजित करती है, और तो 3a को भी विभाजित करेगी, 3 किसको विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। फिर कंडीशन में आते हैं 3 अगर b स्क्वायर विभाजित करती है तो 3b को भी विभाजित करेगी। अगर इन दोनों कंडीशन की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया है, 3। क्यों, कैसे 3 आया, अरे भैया जब 3a को विभाजित कर रहा है 3b को भी विभाजित कर रहा है, तब आप ये बताएं तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया। हमने ये माना था, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने क्या मान लिया, ab एक पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, तब ये परिमेय संख्या है, तभी जब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। लेकिन जब हमने सॉल्व किया देखा कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 3। तो आप लिखेंगे अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है, विरोधाभास इसलिए है क्योंकि a और b का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था परिमेय संख्या के लिए, लेकिन जब हमने माना तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 3। तो हमने जो माना है तो वो हमारा गलत हो गया ना। जो हमने माना कि प्रमेय संख्या है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया तो आप देख रहे हैं विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया कि जो हमने माना और जो हमने प्राप्त किया उन दोनों में विरोधाभास हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमने माना है परिमेय संख्या तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आना चाहिए था, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब आप एक लास्ट लाइन में लिख देंगे, अतः, लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस हो गया आपका ये प्रूविंग अपरिमेय संख्या का। √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम यही चीजें प्रूव करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे, देखिए प्रूव करेंगे। एक बार मैं इनको रिमाइंड करवा देता हूं कैसे आप करेंगे। जैसे एग्जाम में आता है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पहले मान लेना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, या आप मान लेंगे। परिमेय संख्या मान के आप करेंगे तो अपरिमेय संख्या आपको मिल जाएगा। अब आप मान लेते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है a/b बराबर √3 ये लिखा जा सकता है। मैंने बताया कि अगर जो संख्या p/q के रूप में होती हैं, p/q के रूप में होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, वह परिमेय संख्या होगी, मतलब पहली कंडीशन। तो हमने मान लिया पहली कंडीशन a/b बराबर √3 अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या के लिए। जहां मैंने लिखा, जहां a व b एक पूर्णांक है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भैया, 1 है।
यानी एक के अलावा कुछ नहीं है। आप देखें यहाँ लिखा हुआ एक के अलावा कोई नहीं है, यानी कि इनका गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 ही होगा, जिसे आप HCF बोलते हैं। सिर्फ कितना होगा? 1 होगा। तो हमने इसको ये ऐसे लिख लिया, a बराबर √3b लिख लिया। अब इनका हमने कर लिया दोनों तरफ वर्ग। क्या कर लिया? दोनों तरफ का वर्ग कर लिया। वर्ग करने पर हमें प्राप्त हुआ a² बराबर √3b का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर किया तो a² बराबर 3b² आया। प्रमेय संख्या 1.3 ये कहती है कि प्रमेय संख्या 1.3 के अनुसार अगर 3a² को विभाजित करती है तो 3a को भी विभाजित करेगी। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या उसके स्क्वायर रूट को भी विभाजित करेगी। ठीक, तो ये प्रमेय संख्या 3 कहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हुआ, तो हमने मान लिया कि माना a बराबर 3k और जहां k क्या है? पूर्णांक है। अब आप a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में a बराबर 3k रखा हमने, a बराबर 3k रखा तो 3k का स्क्वायर हुआ बराबर 3b²। उसके बाद करें तो 3k का स्क्वायर किए तो 9k² आया और 3b का स्क्वायर 3b²। 3 से 9 कैंसिल किया तो बचा 3 और k² = b²। फिर से प्रमेय संख्या 1.3 की बात करेंगे। 3 अगर b² को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। अब देखें, जब 3 b को भी विभाजित कर रहा है, 3a को भी विभाजित कर रहा है, अर्थात 3 से a और b दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF कितना आ गया भैया? 3। जब HCF 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया और हमने माना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, जब 1 के अलावा कुछ नहीं है तो 3 आ गया। अब 3 आ गया तो विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्या हुआ? प्रमेय संख्या अगर होती, परिमेय संख्या होती तो 1 आता। अब परिमेय संख्या नहीं है, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब सीधा कहेंगे √3 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन रहा। अब आप √3, √5 और 5 - √3 सिद्ध करेंगे सेम कंडीशन पे। सेम यही स्टेप होगा, कुछ नहीं करना है। √3 की जगह √2 लिख जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √3 की जगह √2 आएगा, स्क्वायर कर देंगे। जो ये 3 दिख रहा है ये 2 दिखेगा, और जैसे ही ये 2 दिखेगा आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। अगर a² विभाजित कर रहा है तो 2 a को विभाजित करेगा। माना a बराबर 2k, k एक पूर्णांक संख्या है। समीकरण 1 में मान रख देंगे a बराबर, तो यहाँ आएगा 2k का स्क्वायर बराबर क्या? बराबर 2b²। 2k का स्क्वायर करेंगे 4k² आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 3b² हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 को, तो आएगा 2k² बराबर b²। तो आप लिखेंगे 2b² विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा। अब देखें गुणनखंड कितना आ गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 2 आया। √2 के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें? अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। सेम कंडीशन √5 की होगी, सेम कंडीशन 5 - √3 की भी होगी। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों जो बचे हुए हैं आप जरूर करेंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम से पढ़कर जाएंगे। ये इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको हूबहू छपा हुआ मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।